नमस्कार दोस्तों। राजनीतिक मुद्दों को लेकर के जो राजनीतिक आंदोलन होते हैं, सामाजिक आंदोलन होते हैं, उसका एक बड़ा अभाव आजकल देखने को मिल रहा है। हमारे साथ राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो दिल्ली सरकार के मिनिस्टर भी हैं और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते हैं। कुछ लाग लपेट नहीं है। और जब 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर के था, तब भी आप सड़कों पर थे और लोगों के साथ थे, हाशिए के समाज के साथ थे। सर, स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक क्या वजह है कि आंदोलन आजकल नहीं हो रहे हैं? ना तो राजनीतिक आंदोलन हो रहे हैं, ना तो सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं। कहाँ परेशानी हो रही है? नहीं, मुझे लगता है कि जो मनुस्मृति का जो शासन है, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में उस शासन को भारत में दोबारा से लागू करना शुरू किया है। और उनको ये नब्ज़ समझ में आ गई, उन्होंने लोगों की नब्ज़ पकड़ के देखी है कि आप धर्म की बात करो, हिंदू धर्म खतरे में है की बात करो, तो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग को वहाँ बेवकूफ़ बना के अपनी रोटियों को सेकने में कामयाब हो जाएंगे। और वो वास्तव में कामयाब काफ़ी हद तक हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, आदिवासी वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनमें भटकाव है। और उन्होंने अपने महापुरुषों के बारे में अध्ययन करना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं जो एक बामसेफ या समता सैनिक दल या जो इस तरह के जो संगठनों ने, या भारतीय बौद्ध महासभा या इस तरह की जो और संगठन है दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, वो संगठन पहले काफ़ी काम कर रहे थे, लेकिन पिछले 20 सालों में उनमें बहुत गिरावट आई है। लेकिन इसके साथ एक अच्छी आशा की किरण है कि पिछले हम देख रहे हैं 2-3 सालों में पुनः बहुजन मूवमेंट, दलित मूवमेंट, आदिवासियों का मूवमेंट, अपने हक और अधिकार की जो मांग है और सच का बोध वो बढ़ा है। तो मैं समझता हूँ निराशा की ज़रूरत नहीं है। फिर से सच्चाई अल्टीमेटली जीतेगी, चूँकि लोगों ने मिशन मूवमेंट पे चलना और उसको पढ़ना और समझना, अपने आइकॉन्स के जीवन संघर्ष को पढ़ना और समझना शुरू किया है। तो मैं तो आशावादी, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग मनुस्मृति से पूरी तरह छुटकारा पाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र जी, ये जो मूवमेंट होते हैं, चाहे राजनीतिक हों या सामाजिक हों, एक होते हैं प्लान्ड, एक होते हैं अनप्लान्ड। नेता निकलते हैं, दोनों से नेता निकलते हैं और नेता निकले भी हैं, चाहे वह लालू प्रसाद यादव हों, मुलायम सिंह यादव हों, शरद यादव हों या जो भी हैं, इसको आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये प्लान्ड मूवमेंट नहीं हो पाता है? अनप्लान्ड होकर आप लोगों का मूवमेंट क्यों रह जाता है? देखिए, इसका बहुत बड़ा कारण है, भारतीय जनता पार्टी एक इकाई मात्र है, लेकिन उसका जो एक तरह से पिता संगठन है वो आरएसएस है। आरएसएस का अपना एक स्थायी कैडर कैंप है। उनके यहाँ 7 दिन का कोर्स होता है, फिर 15 दिन का एक प्रथम वर्ष कोर्स होता है, फिर 1.5 महीने का द्वितीय वर्ष कोर्स होता है। फिर उनमें से कुछ लोग छंटते हैं जिनको प्रचारक बना के अलग ज़िलों में, प्रदेशों में भेजते हैं। तो वहाँ कैडराइज करके पूरे देश में वो कैडराइज लोगों को बिखेर देते हैं और वो लोग फिर मिशन मूवमेंट का काम करते हैं। और वो राजनीति को सेकेंडरी रखते हैं, लेकिन प्राइमरी उनका अपना ऑब्जेक्ट हिंदुत्व का एजेंडा या मनुस्मृति का शासन और सारे हक अधिकार को, सारे संसाधनों को अपने कब्जे में रखना है। तो वो उस दिशा में काम कर रहे हैं और वो कैडराइज है, तो अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा पा रहे हैं। हमारा अनफॉर्चुनेट पार्टी है, चाहे वो मायावती जी आगे बढ़ी हों, चाहे वो लालू यादव जी आगे बढ़े हों, मुलायम जी आगे बढ़े हों, तो उन्होंने सत्ता की कुर्सी को तो हासिल किया, पर वो मूवमेंट के लिए एक परमानेंट कैडराइज सेंटर ना बना पाए। आज कहने को देखें तो ईमानदारी से एक भी हमारे पास स्थायी कैडर सेंटर नहीं है जो आरएसएस की तरह का कैडर देता हो, हफ्ते भर का, 15 दिन का, महीने का कोर्स कराता हो, और वहाँ हमारे जितने भी दलित बहुजन आइकॉन्स हुए हैं उनका जो जीवन संघर्ष है उसको पढ़ाया जाता हो, या अपने समाज के लोगों को अपने समाज के इतिहास को बताया जाता हो, किस तरह हम लोग मूल निवासी हैं, हड़प्पा संस्कृति हमारी कितनी डेवलप्ड संस्कृति थी, फिर आर्यंस का आगमन हुआ, उन्होंने किस तरह हमें गुलाम बनाया, किस तरह हक अधिकार छीने, और किस तरह धर्मशास्त्रों के आधार पर हमारे पढ़ने लिखने पे, ज्ञान पे बंदिश लगा दी, हमारे व्यापार करने पे बंदिश लगा दी, हमारे धन संपत्ति अर्जित करने पे बंदिश लगा दी, और वो लगातार 3,500 साल तक चला। तो मैं समझता हूँ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उसके बाद आए और उन्होंने इस व्यवस्था को तोड़ के हमारे बहुजन लोगों को हक अधिकार का एक बड़ा आंदोलन न केवल लड़ा, बल्कि अपनी विद्वता से, विवेक से, अपनी काबिलियत से, अपनी बुद्धि से उन्होंने बिना हथियार चलाए, बिना लाठी उठाए समाज को उसके हक अधिकार भी दिलवाए और संवैधानिक दृष्टि सबको समान करके आगे बढ़ने का, पढ़ने के क्षेत्र में भी और नौकरियों के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का एक रास्ता बना दिया। तो आज सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमने कुर्सियां तो हासिल कर पाए, लेकिन अपना स्थायी कोई मिशन मूवमेंट कैडराइज सेंटर अपने स्कूल, प्राथमिक विद्यालय
जहाँ मिशन मूवमेंट की भी साथ में एक पीरियड लगे, ऐसा कुछ ना बना पाए, जिसकी वजह से हम लोग स्थायी तौर पे कुछ मजबूत ना बन पाए। और आरएसएस अपने एजेंडे पे ट्रेंड लोगों को ट्रेंड करके कैडर दे के वो अपने एजेंडे पे आगे बढ़ रहा है। तो आज समय की ये मांग है कि हम लोग अपने स्थायी कैडर सेंटर स्थापित करें, जहां अपने लोगों को हम कैडराइज करें, अपने समाज के इतिहास को पढ़ाएं, अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ाएं, और हम ये समझ लें कि राजनीति बाद में सेकेंडरी है, पहले सामाजिक शक्ति का निर्माण करना जरूरी है। राजन जी, आप हाशिए के समाज की बातें करते हैं हमेशा, और यह भी कहते हैं कि अपने हक हुकूक के लिए लोगों को आंदोलन करना चाहिए। आज आरक्षण ख़त्म हो रहा है, लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ ये आरक्षण जो ख़त्म हो रहा है ये उनकी साजिश का हिस्सा है। इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि दलितों का आंदोलन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी से पहले फूले जी ने चलाया, लेकिन फूले जी के बाद उस मूवमेंट को सही दिशा में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लेके चले और उसको काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। 1920 से उनके जीवन का आंदोलन शुरू होता है और वो 1956 तक लगातार आंदोलन चलता है, और लंबे संघर्ष के बाद वो अपने सेपरेट इलेक्टोरल मांगा, जिसमें 1932 में मजबूरी में जब गांधी की जान बचाने के लिए लोगों ने इतना प्रेशराइज किया और टेरराइज किया कि उनको असली मुद्दे को छोड़ के समझौता करना पड़ा, जो 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट के रूप में समझौता हुआ, जिसके तहत हमें सरकारी नौकरी में आरक्षण, एजुकेशन के क्षेत्र में आरक्षण और पॉलिटिकल रिजर्वेशन ये हमें मिला। बेसिकली रिजर्वेशन नहीं, ये एक रिप्रेजेंटेशन हमें मिला। लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन जब अति पिछड़े वर्ग की अगर हम बात करें तो 1951 के आसपास काका कालेलकर आयोग बना, और आप देखते हैं कि उसकी रिपोर्ट खत्ते में डाल दी गई। फिर 1977 के आसपास बीपी मंडल जी के नेतृत्व में ओबीसी के रिजर्वेशन के लिए फिर से कमीशन बना, मंडल कमीशन, उसकी रिपोर्ट आई, उसको खत्ते में डाल दिया। फिर 1990 में 7 अगस्त को एक रैली देवीलाल जी की होनी थी, जिससे खतरा मानते हुए वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन को लागू किया। लेकिन लागू करने के बाद भी कोर्ट की इतनी अड़चनें आई कि 1993 में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का जजमेंट आया, तब कहीं जाके रिजर्वेशन लागू हुआ। लेकिन रिजर्वेशन का मूल आधार खत्म कर दिया। आधार था 2000 सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, दे आर एंटाइटल्ड टू गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, देयर वाज नो क्राइटेरिया ऑफ इकोनॉमी। लेकिन इन्होंने जो उसमें क्रीमी लेयर लाके एक तरीके से डिवीज़न उनके अंदर भी कर दिया। लेकिन इस रिजर्वेशन को लेने के लिए 43 साल लगे। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन एक दिन में कैबिनेट में पास हुआ, उससे अगले दिन लोकसभा का खत्म हो गया था सत्र, एक दिन बढ़ाया, लोकसभा से पास हुआ, उससे अगले दिन तीसरे दिन राज्यसभा से पास हुआ, और चौथे दिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर होकर सेम डे नोटिफिकेशन होके उनको रिजर्वेशन तुरंत दे दिया 4 दिन के अंदर। जनरल कैटेगरी के अधिकार को रिजर्वेशन देने की बात आई तो 4 दिन लगे। लेकिन ओबीसी जिसकी जनसंख्या देश में लगभग 50-52% है, उसके रिजर्वेशन देने में 43 साल का संघर्ष है। कितने लोगों ने जान गंवाई है। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी का रिजर्वेशन तो मांगा भी नहीं किसी ने, बिना मांगे बड़ा आसानी से मिल गया। और जो लोग लाखों की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आंदोलन कर रहे हैं, हजारों लोग मारे गए, और इतने साल के संघर्ष के बाद उनको रिजर्वेशन मिला। इससे आप समझ लीजिए कि चूंकि उनका जो विजन है क्लियर है, उनका मिशन क्लियर है, और आरएसएस के कैडर कैंप के द्वारा उनको कैडराइज करते हैं और उस मिशन मूवमेंट में उनको पूरे देश में उतार देते हैं। तो हम लोग बिखरे हुए लोग हैं, हमें भी एकजुट होना पड़ेगा, हमें भी अपना एक मिशन मूवमेंट को उसी तरीके से कैडराइज करके चलाना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ राजनीति रूप से भी हम तब मजबूत होंगे जब हमारा समाज मजबूत होगा। राजन जी, आपने दूसरी बार कहा जा सकता है मोदी को चुनाव हराया, क्योंकि मोदी ने पूरे कैबिनेट मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की फौज उतार दी थी दिल्ली चुनाव के लिए, और इसके बाद भी आप लोगों ने मोर्चा ही नहीं लिया बल्कि दोबारा सत्ता में आए। तो इस आपका क्या मूल मंत्र था? मैं समझता हूँ कि हमें एक अच्छा विज़न वाला पढ़ा लिखा एक नेता मिला अरविंद केजरीवाल के रूप में, जिन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी दी। उन्होंने ये माना कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों प्राथमिक जिम्मेदारी किसी सरकार का होने का कोई मोल नहीं है अगर हम गरीबों को क्वालिटी एजुकेशन ना दे पाएँ या क्वालिटी हेल्थ सर्विस ना दे पाएँ। और तो और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, इंजीनियरिंग का हुआ, मेडिकल हुआ, जुडिशरी हुआ, क्लैट का हुआ, या तमाम तरह की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सिविल सर्विसेज वगैरह, उन सब में जो कंपटीशन है उसमें बिना ट्रेनिंग लिए, बिना कोचिंग लिए तो कोई पास ही नहीं हो सकता आजकल। तो उनके लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बना के
15,000 बच्चों को, जिसमें 6,000 SC ST के लोग, 6,000 OBC के लोग, 3,000 EWS जनरल कैटेगरी के लोग, 15,000 बच्चों को, सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चों को हम लोग कोचिंग दे के आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। तो ये एक ऐसा मॉडल है जो पूरे देश में जो उपेक्षित वर्ग है उन लोगों को आगे बढ़ने का एक रास्ता बनाता है। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जो मॉडल दिया है भारत के लिए, दिल्ली का जो मॉडल, अगर पूरे देश में उस मॉडल की ज़रूरत है, पूरे देश में वो आ जाए तो मैं समझता हूँ पूरा देश आगे बढ़ेगा, सभी जाति वर्ग के लोग आगे बढ़ेंगे। उस काम ने, उस बेसिक जो काम जो अरविंद केजरीवाल जी ने किया, उसने हमें जाति और धर्म की राजनीति पे विजय हासिल करने का एक तरीका दिया, जिसने पूरी दिल्ली की जनता ने मोदी जी के उस मॉडल को, गुजरात मॉडल को, उसको बिल्कुल साइड कर दिया। और वो जो बॉर्डर पे जो झगड़ा होता है दूसरे देश से, या ये कह लीजिए कि जो धर्म की राजनीति होती है, उसको सबको दरकिनार करके लोगों ने देश को आगे बढ़ाने की राजनीति को, इंसानियत को आगे बढ़ाने की राजनीति को, अरविंद केजरीवाल जी को, इस नीति को दिल्ली के लोगों ने सराहा और दोबारा हमें सत्ता में तीसरी बार आने का मौका दिया। तो मैं समझता हूँ दिल्ली के लोगों ने जिस दिशा में अरविंद केजरीवाल जी की जिस सोच को स्वीकार करते आगे बढ़ाया, पूरे देश में वो सोच आगे बढ़ेगी तो हम इन मनुवादियों को या ये कह लीजिए RSS BJP का जो तरीका है काम करने का, जो गरीब को गरीब और अमीर को अमीर बना रहा है, उसको रोकने में हम सफल होंगे। राजेंद्र जी, एक सेकंड लास्ट सवाल है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा कहा जा सकता है राज्य है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और मोदी को लेकर के भी तमाम चर्चाएं होती रहती हैं। योगी और मोदी को आप किस नज़रिए से देखते हैं राजनीति में? देख ले, योगी और मोदी जी जो हैं वो, उनका कोई अपना बुद्धि और विवेक तो है नहीं, और ना ही भारत को लेके कोई ज़्यादा बड़े सपने हैं, क्योंकि वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। वो सारे संसाधनों पे कुछ एक वर्ग का कब्जा रहे, सत्ता पे कुछ एक वर्ग का कब्जा रहे, बाकी पूरा देश उनका गुलाम रहे, वो उस नीति पर चल रहे। इसलिए मैं उनकी नीति को कोई नीति ही नहीं मानता हूँ। एक आखिरी सवाल है, हाथरस मामले को लेकर के जो कुछ देखने को मिला, पूरी दुनिया ने देखा, आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये मैं इसको धार्मिक दृष्टि से देखना चाहूँगा। जो हिंदू धर्म के धर्मशास्त्र हैं, उन धर्मशास्त्रों में दलितों के या शूद्रों के, महिलाओं को तो एक तरह से उन्होंने अपना प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल किया है, और शूद्रों को भी अपनी प्रॉपर्टी के तौर पे इस्तेमाल किया। वहाँ हक और अधिकार, शूद्रों के कोई हक अधिकार देने की बात उनके धर्म में है ही नहीं। तो वो तो जो, इसीलिए इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के शासन में ज़्यादा बढ़ रही हैं। और कहीं ना कहीं चूँकि जिस जाति के, ज़्यादातर केसेस में जिस जाति के मुजरिम देखने में आ रहे हैं उसी जाति के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन भी मिलता, आसानी से उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता। जैसा भी पता लगा, जालान के अंदर 2 दलित बच्चियों को किडनैप करके रखा हुआ है, 10 दिन से ज़्यादा दिन हो गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, दोनों बच्ची माइनर हैं। तो ऐसे उसमें कोई संज्ञान नहीं लेती, वहाँ की सरकार एकदम चुप्पी लगाई जाती है, और जो दबंग लोग हैं उनका कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। मैं समझता हूँ ऐसे शासन को, देश को ऐसे शासन की ज़रूरत नहीं है। राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। देखिए, राजेंद्र पाल गौतम जी का कहना है कि सामाजिक मुद्दों को लेकर के लोगों के अंदर चेतना आ रही है और लोगों को समझना होगा। उन्हें मनुस्मृति का जो एक संविधान लागू करने की कोशिश हो रही है पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, इसको भी समझना होगा। और असल सवाल यह है कि जो हाशिए के समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो उनके ऊपर दुराचार जैसे मामले सामने आ रहे हैं, लड़कियों को उठा लिया जा रहा है, हाथरस जैसे मामले आ रहे हैं, बलरामपुर जैसे मामले आ रहे हैं, इसकी असली वजह यह है कि एक बड़ा तबका उन्हें अपनी प्रॉपर्टी समझता है और उन्हें स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, एक तरीके से स्पेस देने के लिए, जगह देने के लिए तैयार नहीं है। यह एक बड़ा चिंता का विषय है। और आंदोलन की बात आपने कही है कि आंदोलन होते रहने चाहिए, और आंदोलन राजनीतिक हो या सामाजिक हो, उससे हमारे नेता निकलते हैं, उससे ऐसे लोग निकलते हैं जो समाज की मुख्य धारा को बदल देते हैं। निश्चित रूप से आज के समय में राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों की निहायत ज़रूरत है, और लोग अगर आगे आते हैं तो वह कहीं न कहीं से समाज में मुख्य भूमिका अदा कर सकते हैं। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन।